नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ और ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था। ये एक ऐसी हलचल थी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल गई और आखिर कैसे इसने नेपाल की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सब कुछ शुरू होता है 8 सितंबर 2025 को काठमांडू के न्यू बेनेश्वर एरिया में। कुछ स्टूडेंट्स ने एक पीसफुल मार्च की प्लानिंग की। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लोग पोस्टर्स लेकर आए, नाराज थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे जाके ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अब प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगे, जहां पुलिस ऑलरेडी तैयार थी। कुछ वक्त तक प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सख्ती की गई तब वो मजीद भड़क उठे। क्राउड में ज्यादातर यंग लोग थे, स्टूडेंट्स, नए प्रोफेशनल्स और कुछ एक्टिविस्ट्स, और सबके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। कुछ वक्त के बाद सभी प्रोटेस्टर्स ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो ब्रिकेड्स लगे हुए थे उनको हटाया और हर तरफ तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कुछ लोग तो पार्लियामेंट के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी घुस गए थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पानी के कैनन्स छोड़े, टीयर गैस यूज की गई, लेकिन लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। इधर से लोग फोर्सेस पर पत्थर फेंकने लग पड़े और उधर से फिर जवाब के तौर पर लिटरली ओपन फायरिंग शुरू कर दी गई। लोग इधर उधर भागे, लेकिन वापस से फिर उसी जगह पर ही आ जाते। अगले दिन यानी 9 सितंबर 2025 को ये प्रोटेस्ट और ज्यादा इंटेंस हो गया और अब सिर्फ काठमांडू में ही नहीं बल्कि बाकी सिटीज में भी लोग सड़कों पर निकल आए। लेकिन एक सेकंड, ये प्रोटेस्ट तो और ज्यादा इंटेंस हो गया था, लेकिन हम यहाँ पर रुककर ये भी देख लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट आखिर हुआ ही क्यों था। सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट था सोशल मीडिया बैन। सरकार ने अचानक से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ। उनका कहना था कि जो हमारी यूथ है ना, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, मुल्क के खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि लोगों ने कहा कि तुम हमारी आवाज को दबाना चाह रहे हो, हम हक पर हैं, और क्योंकि तुम सच से डर रहे हो। जो सरकार कर रही है वो हमें सब पता है, बट ये आधा सच है। असली गुस्सा तो नेपाल के सिस्टम के अंदर करप्शन के खिलाफ था। करप्शन हर लेवल पर थी, स्कूल से लेकर पार्लियामेंट तक। जॉब्स नहीं मिल रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए ही काम करता है जो किसी पावरफुल नेता या किसी बड़े ऑफिसर का रिश्तेदार हो। लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। हम लाइन में लगते हैं, लेकिन स्कीम का पैसा चला जाता है किसी बड़े ऑफिसर के बेटे के अकाउंट में। पब्लिक एग्जाम्स में टॉप करने के बावजूद भी पोस्टिंग नहीं होती, और अगर जॉब मिलती है तो बस उसको जिसके पास पैसा हो या सिफारिश हो। उनका कहना है कि हमारी मेहनत की शायद कोई कीमत ही नहीं है। और ये करप्शन सिर्फ जॉब्स तक महदूद नहीं थी, बल्कि हेल्थ केयर और एजुकेशन में खुलेआम चल रही थी। अब यही होना था फिर। नाउ बैक टू द पॉइंट। और अब वो हुआ जिसकी अगेन तवक्को नहीं की गई थी। पुलिस ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 22 लोग अपनी जान गंवा बैठे और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट के गेट्स तोड़ दिए और बिल्डिंग के अंदर तक घुसकर कुछ हिस्सों में आग तक लगा दी गई। पुलिस ने क्राउड को डराने के लिए अगेन फायरिंग की, लेकिन ये मैयर भी अब काम न आ सका, बल्कि ये सब चीजें हालात को और ज्यादा खराब कर रही थीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी नेपाल पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। यूएन और ह्यूमन राइट वॉच जैसी बॉडीज ने भी नेपाल गवर्नमेंट से अपील की कि वो प्रोटेस्टर्स के राइट का ख्याल रखे। इतनी ज्यादा फोर्स यूज क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात यह है कि कई बड़े एक्टर्स ने भी खुलकर पब्लिक को सपोर्ट किया। इसके अलावा कुछ मिनिस्टर्स के प्राइवेट रेजिडेंस और गवर्नमेंट एलोकेटेड बिल्डिंग्स पर भी लोगों ने हमला किया, और कुछ बड़े ऑफिसर्स को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका था। सबसे पहले तो सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था उसे हटा दिया गया। फिर आया सबसे बड़ा शौक। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया, यानी रिजाइन कर दिया। और ये स्टेप उन्होंने इस प्रोटेस्ट के खौफ से लिया था। समझ रहे हो ना, लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि पीएम तक खुद अपनी सीट को छोड़कर भाग गया। साथ ही सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाया जो 15 डेज के अंदर प्रोटेस्ट के सभी पहलुओं को इन्वेस्टिगेट करेगी, ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाए। सब्सक्राइब।